हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग जा रहे हैं वो पार्ट है हमारा जनरेशन का। हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। हमारे इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट में हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं यानी कि ट्रांसमिशन करते हैं, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने घरों में कैसे यूज कर पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये जनरेशन होने के बाद होता है, क्योंकि जब हमारी बिजली बन के ट्रांसमिशन होके डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन रोल है वो क्या है, जनरेशन का है, जो हमारी पावर जनरेट हो रही है। तो हम इंडिया के अंदर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो 6.6 केवी पे और 11 केवी पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि हम हर एक प्लांट में जो अपनी जनरेशन करेंगे वो क्या किस पे करेंगे, 11 केवी पे, यानी कि 11 किलो वोल्ट पे हम लोग जनरेशन करेंगे। चाहे वो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, ठीक है। कौन कौन से हमारे प्लांट्स हैं जो इनका यूज करके हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी सारी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बनने के बाद ट्रांसमिशन करते हैं। ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से उसमें हम कंपोनेंट्स लगाते हैं, कौन सा प्लांट है जिसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है या किसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, सबका हम एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स जो है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, पावर प्लांट्स के अंदर जो हमारा पावर सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं हम लोग 11 केवी पे। उसके बाद हम प्राइमरी ट्रांसमिशन करके क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं पावर को। फिर हम अपनी पावर को स्टेप डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर से हम उसको पावर को जो है अपनी को स्टेप डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम आखिरी करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारी जो पावर है वो 400 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक हमको मिल जाती है, जिसको हम अपने घरों में यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स आज हम लोगों को पढ़ने हैं। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं, 2 तरह के हमारे कौन से होते हैं, प्लांट होते हैं। एक हमारा होता है बेस लोड प्लांट, एक हमारे होते हैं पीक लोड प्लांट। बेस लोड प्लांट हमारे वो होते हैं जो हमारे 24/7 टाइम रन करते हैं, मतलब 24 घंटे 7 दिन जो हमारे प्लांट काम कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेस लोड प्लांट्स, ठीक है। और कभी कभी होता क्या है, जैसे हमारी दिवाली आ जाती है तो हमारा जो लोड है वो बढ़ जाता है। कैसे, सभी घरों में लाइट लग जाती है, बहुत ज्यादा लाइट का लोड बढ़ जाता है, या फिर जैसे गर्मी आ जाती है तो अभी ठंड है तो अभी हमारे घरों में सिर्फ लाइट का लोड चल रहा है। और अब जब गर्मी आएगी तो सभी के घरों में कूलर, एसी, फ्रिज, ये सारी चीजें चलने लग जाएंगी, ठीक है। तो लोड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बेस लोड प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमको लोड देखने को मिल जाता है, डिमांड जो है वो हमारी बढ़ जाती है। तो जो हमारे पास पीक लोड प्लांट है हम उनका भी यूज करते हैं, कब, जब हमको सब डिमांड पूरी करनी होती है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास प्लांट है वो है थर्मल पावर प्लांट, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट। दूसरा है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चौथा है हमारा विंडमिल, पांचवा है हमारा सोलर पावर प्लांट। और भी हमारे प्लांट्स हैं, पंप स्टोरेज प्लांट आप लोगों ने सुना होगा, डीजल प्लांट सुना होगा आपने, और भी हमारे विंड पावर प्लांट भी हमारे होते हैं। तो कई तरीके के हमारे प्लांट्स हैं, लेकिन जो हमको बेसिक पढ़ने हैं प्लांट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं वो हमारा है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 3 प्लांट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला जो प्लांट है हमारा थर्मल पावर प्लांट, इससे हम लोग शुरू करते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा, जितनी भी पावर हमारी इंडिया के अंदर बनती है मोर देन 60% जो पावर है वो हमारी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बनती है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो हमारा फ्यूल है, जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसको, कोयले को। कोयले को हम क्या बोलते हैं, कोल। तो होता क्या है, प्रोसेस क्या है इसका पूरा थर्मल पावर प्लांट में,
मोर देन 60% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे इंडिया में मोर देन 60% यानी कि 60% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग करते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, कोयला लिया। कोयले को क्या किया हमने, जलाया, बर्न किया, उसको क्या हुआ, हीट हो गई, फायर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, गर्म किया, किसको, पानी को हमने गर्म कर दिया। पानी गर्म होने के बाद उसमें से क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, उसको हमने क्या बोला, स्टीम। ये जो स्टीम है इसको हम किस पे डालेंगे, टरबाइन पे डालेंगे। टू रोटेट द टरबाइन, स्टीम का हम यूज किस लिए करेंगे, टरबाइन को घुमाने के लिए। जब हमारी टरबाइन घूमने लग जाएगी तो हमारी टरबाइन से क्या कनेक्ट है, जनरेटर कनेक्ट है, तो जनरेटर हमारा रोटेट करने लग जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने का काम हमारा कौन करता है, जनरेटर करता है। और जब हमारा जनरेटर रोटेट होने लगेगा वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो ईएमएफ है यानी कि वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो जनरेट हो जाएगा। और यही हमको करना है सभी प्लांट्स में, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे थर्मल पावर प्लांट है। कंक्लूजन इन सबका क्या है कि हमको जो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या करनी है, जनरेट करनी है। अब हर प्लांट की कुछ एफिशिएंसी होती है, एक होती है ओवरऑल एफिशिएंसी, एक होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और एक हमारी होती है थर्मल एफिशिएंसी। तो इसकी हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि जो हमारी थर्मल पावर प्लांट की है वो थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये टॉपिक होने के बाद हम लोग आएंगे फॉल्ट्स पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिले और सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। एचवीडीसी भी हम लोगों को अभी पढ़ना है कि हमारा डीसी सिस्टम, हमारे सिस्टम के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए डीसी अच्छा होगा या एसी अच्छा होगा, वो दोनों का कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट बाई इनपुट, और आउटपुट हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू टरबाइन, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू टरबाइन। और हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट हमारा होगा कंबस्शन ऑफ कोल, कितना कोयला हमारा जला, और एनर्जी, और आउटपुट हमारा क्या होगा, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी मैकेनिकल एनर्जी हमने ट्रांसमिट करी किस पे, टरबाइन पे। इस एफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। अब हमारी एक दूसरी जो एफिशिएंसी है वो कौन सी होगी, वो होती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी जो हमारी है उसका फॉर्मूला है थर्मल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है उसका और थर्मल एफिशिएंसी का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी कहलाएगी। कई बार डायरेक्ट ये पूछा हुआ है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दे देगा कि हमारी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की वैल्यू ये है, थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू ये है, ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू बताइए। आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट की जो वर्किंग है, ये थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा, थर्मल पावर प्लांट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल के प्रोसेस पे जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, वर्क करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है
उसका प्रिंसिपल क्या होता है या फिर वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो रैंकिन साइकिल के प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल इज अ थर्मोडायनामिक विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम लोगों ने देखा जो हम स्टीम है वो किस पे डाल रहे थे, टरबाइन पे। टरबाइन रोटेट हो रहा था और टरबाइन से हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, जनरेटर। तो जब हमारा टरबाइन रोटेट होता है तो उसी के साथ साथ हमारा जनरेटर क्या होगा, रोटेट होगा। और जब हमारा जनरेटर रोटेट होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन रैंकिन साइकिल का जो प्रोसेस है वो क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है रैंकिन साइकिल। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखना है, कोल हैंडलिंग प्लांट है हमारा। कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूल है वो हमने पता लगा लिया कोल होता है, यानी कि कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं। अब कोयला हमको 10-20 ग्राम या 100 ग्राम तो चाहिए नहीं। आज की डेट में जो हमारी सप्लाई मतलब डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में एक दिन में एक थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलाया जाता है वो जलाया जाता है 2000 टन। ठीक है, तो 2000 टन कोयला कहीं रखने के लिए हमको जगह भी चाहिए और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको वो व्यवस्था भी चाहिए। तो जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए हमने कौन कौन सी सुविधा की हुई है, रेलवेज की, ट्रांसपोर्टेशन की मतलब रेलवेज की और रोडवेज की, यानी कि हम रोड से भी अपना कोयला ट्रांसफर करते हैं, रेल से भी हम अपना ट्रांसफर करते हैं, ट्रेन से भी, और वाटरवेज से भी हम क्या करते हैं, अपने कोयले को लाते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि हम कोयले को लाते हैं अपने पास, जहां भी हमारा प्लांट है वहां हमने क्या बनाया हुआ है, एक कोल हैंडलिंग प्लांट बनाया हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टोर या गोदाम बनाया हुआ है, वहां हमारा कोयला रखा जाता है। और फिर वहां से हमने एक बहुत अच्छी सी बेल्ट लगाई होती है चौड़ी सी, उस पे हम कोयले को डेली बेसिस पे डालते रहते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, जितनी डिमांड है या जितनी एनर्जी बननी है उस बेल्ट पे उतना ही कोयला आता है, तो वो कोयला उस पर चलता रहता है। तो कोयले का साइज ऐसा तो है नहीं कि एकदम सिमिलर साइज के हम लोग कोयले लाते हैं, वो अलग अलग साइज का होता है। तो उस बेल्ट पे ही क्रशर्स वगैरह हमारा सारा कुछ लगा हुआ होता है, बेल्ट पे कोयला चलता रहता है। और ये जब हमारा बर्न होने के लिए जाता है उस टाइम पे सारे कोयलों का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जब हमारा कोयला जलता है उसके बाद जो हीट है वो क्या करती है, वो पानी को स्टीम की कन्वर्ट कर देती है और फिर वो हमारा टरबाइन पे पड़ता है, टरबाइन रोटेट करता है, जनरेटर रोटेट करता है और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी साइकिल जिस प्रोसेस से हमारा काम हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ कोल, अब हम देखेंगे कौन कौन से तरीके का कोल हम लोग यूज करते हैं। कोयला भी जो हमारा होता है वो कई तरीके का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है पीट, दूसरा हमारा कौन सा है, लिग्नाइट, और जो तीसरा है हमारा वो कौन सा है, बिटुमिनस। फोर्थ जो है हमारा बिटुमिनस है और ये है एंट्रेसाइट। फोर्थ वन है हमारा एंट्रेसाइट। तो ये जो पीट है हमारा, इसकी क्या होती है, ये है हमारा लोएस्ट क्वालिटी का कोयला, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला अगर आपसे कोई पूछता है तो वो हमारा पीट होता है। बिटुमिनस जो है वो इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कहाँ, थर्मल पावर प्लांट में। और जो हमारा एंथ्रेसाइट है वो क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी का क्या है। अगर आपसे कोई हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला जो है हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है एंट्रेसाइट। अगर सबसे खराब पूछता है तो वो हमारा होता है पीट। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा कोयला यूज करते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट में, तो वो हमारा होता है बिटुमिनस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब क्या होता है, हम अपने थर्मल पावर प्लांट में 2 पंखे यूज करते हैं। ठीक है, 2 तरीके के पंखे हमारे होते हैं किसमें, थर्मल पावर प्लांट में। दो तरीके पंखे हम यूज करेंगे, एक होगा हमारा फोर्स्ड ड्रॉट फैन, एक होगा हमारा इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। ठीक है, तो जो फोर्स्ड ड्रॉट फैन है इज यूज्ड टू पंप द फोर्स्ड एयर फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट इनटू द कंबशन चैम्बर ऑफ बॉयलर। यानी कि अगर जो बाहर के एनवायरनमेंट से हम हवा मारते हैं, मतलब अंदर की तरफ हवा लाते हैं, कंबशन ऑफ चैम्बर जहां पे हमारे बॉयलर के लिए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हीट,
अगर हम उसके लिए हवा प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा फैन बोलेंगे, फोर्स्ड फैन बोलते हैं। एक होता है हमारा ड्रॉट फैन। ड्रॉट फैन का काम क्या होता है, जो हम उसको बॉयलर के अंदर हीट दे रहे हैं तो उसमें जो हमारी गैसेज बन रही हैं, तो जो हमारी फ्लू गैसेज हैं उनको बाहर के एनवायरनमेंट में निकालने का काम हमारा कौन सा फैन करता है, वो करता है हमारा ड्रॉट फैन। ठीक है, ये दो तरीके के फैन हमारे सिस्टम में होते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, बॉयलर। बॉयलर का काम क्या है, बॉयलर आर यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। बॉयलर का काम हम लोगों को पता है, बॉयलर में पानी होता है, उसी को हम लोग गर्म करते हैं और वो हमको किस फॉर्म में मिलता है, स्टीम की फॉर्म में। और फिर उसी स्टीम को हम कहाँ डालते हैं, टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन रोटेट करता है, जनरेटर रोटेट करता है और हमको क्या मिलता है, ईएमएफ अपना मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे दो तरीके के बॉयलर होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, एक है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, गर्म गैसेस को भर देते हैं एक पाइप में, और उस पाइप को हम लोग किस में रखते हैं, ठंडे पानी में। ठीक, हाँ नहीं, गर्म पानी में हम उसको रखते हैं। तो अंदर जो है उसके वो गैसेस होती हैं और बाहर होता है गर्म पानी। तो ले दे के हमको करना क्या है, जो हमारी अंदर की गैस है वो गर्म ही रहे, यानी कि जो हमारी स्टीम है वो गर्म रहे। और वाटर जो हमारा है, वाटर ट्यूब बॉयलर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी को अंदर भर देंगे और उसको जो पाइप है उसको किस में रखेंगे, गैसेस के उसमें रख देंगे, जहां हमारी गैस होंगी वहां उसको रख देते हैं। ओवरऑल हमको करना क्या है बॉयलर में, आपको पता है बॉयलर का काम है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। तो चाहे वो हमारा कौन सा है, फायर ट्यूब बॉयलर है, चाहे वो वाटर ट्यूब बॉयलर है, दोनों में क्या होगा, स्टीम ही निकलेगी आउटपुट से, और वो स्टीम जाएगी टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन से हमारा जनरेटर कनेक्ट है, जनरेटर घूमेगा जिसकी वजह से हमको ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। उसके बाद हमारा आता है सुपर हीटर। सुपर हीटर इज अ डिवाइस विच रिमूव्स द लास्ट ट्रेस ऑफ मॉइस्चर। सुपर हीटर का काम क्या है, मानिए हमने क्या किया, पानी को बॉईल किया, अब उसमें से क्या निकली, स्टीम निकली। तो सुपर हीटर कहाँ लगाते हैं हम, टरबाइन से जस्ट पहले लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारी स्टीम में कोई भी मॉइस्चर का पार्ट है, यानी कि थोड़ी बहुत भी नमी रह गई है अगर, तो जो हमारा सुपर हीटर है वो उसको फॉर्म को खत्म करके प्योर स्टीम को हमारा किस पे डालता है, टरबाइन पे। किस लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मॉइस्चर जो है वो टरबाइन पे कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है ये 24/7 होता है। तो अगर ये लगातार चलता रहेगा तो हमारी जो टरबाइन्स के ब्लेड है उस पर क्या आ जाएगी, जंग लग जाएगी। तो वो जंग ना लगे इसके लिए हम सुपर हीटर लगाते हैं, ताकि उसका पूरा मॉइस्चर जो है स्टीम का वो खत्म हो जाए और टरबाइन के ऊपर सिर्फ स्टीम जाके लगे, ना कि कोई पानी का या पार्टिकल या फिर कोई भी मॉइस्चर उससे टकराए। ठीक है, सुपर हीटर आर ऑफ 3 टाइप्स, रेडिएंट सुपर हीटर, कन्वेंशन सुपर हीटर, और एक होता है रेडिएंट और कन्वेंशन का दोनों का मिक्सचर यानी कि कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारा आता है इकोनोमाइजर। इट रिकवर्स द हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस टू हीट द फीड वाटर। इकोनोमाइजर जो होता है उसका काम क्या है, जो हमारी एफिशिएंसी है किसकी, बॉयलर की एफिशिएंसी को 10 से 12% तक वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इकोनोमाइजर का जो यूज है वो बॉयलर की एफिशिएंसी को 10 से 12% बढ़ा देता है, सिर्फ यही इसका काम होता है। ठीक है, इकोनोमाइजर ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ स्टील, और जो हमारा इकोनोमाइजर का ट्यूब है वो स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं किस किस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट की कुछ चीजों का कॉस्ट का सिर्फ मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ, इसके बाद में फिर आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रो पावर प्लांट, डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो पूरी साल का हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट का, कॉस्ट एनम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहां हमारा आ जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ये आ गया हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
ऑफ फ्यूल। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, इनिशियल कॉस्ट। तीसरा है हमारा रनिंग कॉस्ट। चौथा जो है हमारा वो क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट। पांचवा है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब हमारा सिक्स्थ क्या है, एनुअल कॉस्ट। इन चीजों से हम लोगों ने क्या देखा, हम सिर्फ क्या निकालेंगे, जो हमारा एक साल में थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट की टोटल कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड करी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखनी है हमको। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको इस तरीके से समझ आएगी कि जो हम अपना थर्मल पावर प्लांट में कोयला ला रहे हैं वो किससे ला रहे हैं, या तो पानी के रास्ते, या फिर रोड से, या फिर ट्रेन से। तो ये फ्री में तो हमको मिलेगा नहीं, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ओवरऑल हाई होने वाली है। जबकि हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो बनाएंगे ही उसी जगह जहां पे बहुत हैवी अमाउंट में हमारे पास वाटर होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ओवरऑल हमारी किस में ज्यादा होगी, थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा होगी। मैक्सिमम होगी किसमें, थर्मल पावर प्लांट में। और हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम बात करें तो ये होगी ही नहीं। मान के चलिए जैसे नरोरा में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो हमने कहाँ बनाया हुआ है, गंगा जी से एकदम सटे हुए है। तो ना हमको गंगा जी को पैसे देने हैं, ना हमको कुछ और देना है। वहां हमारा पानी है, जल है, यानी उसी को हम लोग किस में यूज कर लेते हैं, बिजली बनाने के लिए हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें हमारी कोई भी कॉस्ट लगेगी नहीं। तो अब हमने क्या देखा यहाँ से, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारी किसकी, फ्यूल की, वो थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम है, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट में कोई खर्चा नहीं होगा। दूसरा हमारा कौन सा कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट इसकी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट है, बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब इसकी किस चीजों में आएंगी, इनिशियल कॉस्ट में आएंगी। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इसको अगर हम पानी के पास बना रहे हैं, अभी मैं जब आपको ये हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हमको क्या क्या बनाना होता है। इसमें हमको पेन स्टॉक बनाना होगा, इसमें हमको स्पिलवे बनाना होगा, इसमें हमको रिजर्वेयर बनाना होगा। तो हमको इसमें बहुत सारी चीज बनानी होती है, जिससे इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसके बाद क्या आता है, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट जो होगी वो इसकी क्या होगी, वेरी हाई। और इसकी जो हमारी रनिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, नील होगी। ऐसा क्यों, ऐसा फिर से इसलिए कि जो फ्यूल है हमारा थर्मल पावर प्लांट में वो क्या है, कोयला है। अब कोयला हमारा रिन्यूएबल सोर्स तो है नहीं कि एक बार खत्म हो गया तो फिर से अपने आप आते जाएगा, तो इसमें हमको ना पैसे देने ना कुछ करने। लेकिन पानी जो है, अगर हमने एक बार ऐसी जगह अपना प्लांट बना दिया जहां पे ढेर सारा पानी है, तो हमको पानी को कोई पैसा तो देना नहीं है। पानी हमारा फ्यूल है, वो पानी आता जाएगा, उसी को हम लोग यूज करते जाएंगे। तो रनिंग कॉस्ट जो है हमारी वो थर्मल पावर प्लांट की ज्यादा होगी, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट में हमारी कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं होगी। इसके बाद जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होगी, थर्मल पावर प्लांट में हाई होगी और हमारी इसमें क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोयला हम लोग ला रहे हैं, हमने जो प्रॉपर वो बनाया हुआ है, बेल्ट लगाई हुई है जिसपे कोयला चल रहा है, सारा कुछ हमारा हो रहा है, इन सब चीजों की मेंटेनेंस होनी हमारी बहुत जरूरी है। बेल्ट टूट सकती है, अगर कोयले का साइज बहुत बड़ा है तो हम लोग सब कुछ ध्यान रखना है। लेकिन पानी का जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है हमारी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसको बनाते टाइम ही हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हमको कोई ध्यान नहीं रखना है। अपना प्लांट आसानी से काम करते रहता है, क्योंकि इसमें फ्यूल ही हमारा पानी है। पानी तो हम पैसे से खरीद नहीं रहे, तो अपना पानी हमारा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसकी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो लो होती है, क्योंकि बिकॉज प्लांट इज नियर टू लोड सेंटर। इसकी जो ये हमारी कॉस्ट है ये होती है हाई। अब क्या है, ऐसा तो है नहीं जहां आसपास नदी होगी वहां बिल्कुल नदी से सट गई बहुत सारे मकान बने हुए होंगे, तो जो लोड होगा वो कहीं ना कहीं दूर होगा। ऐसे जो पावर प्लांट्स हैं वो शहरों से दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि कहीं हमको बहुत सारे अमाउंट में जब पानी चाहिए
तो वो ऐसी जगह तो होगा नहीं जहाँ हम सबके घर भी हों और वहाँ बीच में नदी बह रही है। तो ये जो है ऐसे प्लांट, इनसे जो हमारे लोड्स हैं वो कहाँ होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। तो वो डिस्टेंस पे होते हैं, उसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अगर हमारा प्लांट है तो वहां से 100 किलोमीटर दूर से हमको टावर और जो कंडक्टर लगाना पड़ेगा, क्रॉस आर्म लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें, इंसुलेटर वगैरह लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन भाई थर्मल पावर प्लांट हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमारा जो फ्यूल है वो कोयला है। तो इसके लिए हमारी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या होगी, कम रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं एनुअल कॉस्ट की, जो ओवरऑल हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, ये आपको अब तक समझ आ ही गया होगा। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैक्सिमम है, हाई रहेंगे, बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की तो वो भी बहुत ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की तो वो भी बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट, चलो जो भी हमारी कॉस्ट है वो लो है हम मान लेते हैं, लेकिन अगर इसकी सिर्फ हम इनिशियल कॉस्ट को हाई मानते हैं, अगर कोई चीज हम लोग बना रहे हैं और उसको बनाने में पैसा ज्यादा लग रहा है, फिर हमको सालों तक उस पर कोई ध्यान नहीं देना है या फिर ना के बराबर ध्यान देना है, तो वो काम हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है उस काम से जिसका हमको हर चीज का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। इनिशियल कॉस्ट उसकी चलो मान लिया कम है, लेकिन रनिंग कॉस्ट भी उसकी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है। तो एनुअल कॉस्ट क्या होगी, थर्मल पावर प्लांट की जो हमारी एनुअल कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है। किससे, हाइड्रो पावर प्लांट से। इसके बाद अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस आप इसी को देख लेना, कौन सी कॉस्ट ज्यादा है क्या कम है थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बीच में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर मैं आप लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट तीनों का क्या लिखा दूंगा, कंपैरिजन लिखा दूंगा एंड में। सिर्फ वो आप लोगों को याद रखना है। तो अगर बीच में कुछ चीजें आपको समझ ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग किस पे आ गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे हम लोग आ चुके हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मतलब पानी हमारा होता है, तो इसमें जो हमारा फ्यूल होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बता भी दी कि इसको हम कैसे करते हैं। हम कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको पानी चाहिए होता है, किसके लिए, जहां हम लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट बनाना होता है उसके लिए। तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम अपना प्लांट बना सकें, उसके पास में क्या हो, बहुत सारा पानी हो। अब होता क्या है, मान के चलिए कहीं कोई बहुत बड़ी नदी है, जैसे हमारे नरौरा में ही गंगा जी बह रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि गंगा जी से बिल्कुल सट के हम कुछ बना दें। हम एक ऐसा जगह बनाते हैं कि वहां से हम पानी को लाके स्टोर कर लें और फिर उस पानी से हम लोग क्या करें, अपनी बिजली बनाते रहें। क्यों, क्योंकि अगर कभी जल बढ़ता है और हमारे प्लांट में ही सारा पानी आ जाता है तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्वेयर बनाते हैं। रिजर्वेयर हमारा क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट द पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, पानी को, जो पोटेंशियल एनर्जी है पानी की, उसको यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस एलिमेंट यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में हम कौन कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट यूज करते हैं, अब हम वो लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहला जो हमारा होगा वो क्या होता है, रिजर्वेयर, वो हमारा होता है। रिजर्वेयर का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ रिजर्वेयर इज टू स्टोर द वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड इन ड्राई सीजन इट सप्लाई द सेम वाटर टू टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रिजर्वेयर का काम ये है कि हमने एक बहुत बड़े अमाउंट में एक खाली डैम बना लिया, ये आप समझ लीजिए, स्टोर करने के लिए पानी। जहां जैसे हमारा टैंक होता है घर में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूरे टाइम तो सप्लाई आती नहीं है, तो जब हमारी सप्लाई आई तो हमने मोटर चला के क्या किया, अपने टैंक भर लिया, फिर हम पूरे दिन उसको यूज करते रहे। फिर हमको जब पानी आएगा तब दोबारा से उसको रिफिल कर देंगे हम। उसी को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में रिजर्वेयर कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी आता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं रिजर्वेयर में, और जब गर्मियों का टाइम होता है, सूखा का टाइम होता है, तो उसी पानी को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बनाने में हम उसी पानी का यूज कर लेते हैं। बस रिजर्वेयर का काम क्या होता है, रिजर्वेयर का काम है पानी को स्टोर करके रखने का। ठीक है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेयर, दो तरह के हमारे रिजर्वेयर होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कोई प्लांट है, उसके पास में कोई बहुत बड़ी नदी है या डैम है, कुछ भी है, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल। वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से पानी का कोई रास्ता बनाते हुए एक आर्टिफिशियल रिजर्वेयर यानी कि एक खाली टैंक बना देते हैं हम लोग, तो वहां से हम रिजर्वेयर में पानी रख लेते हैं, और जब हमको जरूरत होती है तो उस पानी को हम लोग किसके लिए यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बनाने के लिए हम उस पानी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजर्वेयर का कॉन्सेप्ट। अब रिजर्वेयर के बाद हम लोग आते हैं किस पे, डैम पे। डैम हम लोग क्यों बनाते हैं, डैम आर यूज्ड टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हेड इन एनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। डैम्स आर द हैवी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कंक्रीट। डैम जो बनाते हैं हम, वो किसका बनाते हैं, कंक्रीट का बनाते हैं। और डैम जो बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, हाइट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि एक हाइट प्रोवाइड करने के लिए हम डैम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ऊपर डैम बनाया है, तो ये हमने किसका बना दिया, कंक्रीट का डैम बना दिया, किस लिए, हाइट के लिए, कि यहाँ से जो पानी इधर नीचे गिरेगा, मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है, डैम, तो ये हमने जो बनाया कंक्रीट का बना दिया, पानी जो गिरे वो किससे गिरे, बहुत हाई प्रेशर से गिरे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि जब पानी हमारा हाई प्रेशर से गिरेगा तो हमारी टरबाइन ज्यादा तेज घूमेगी, और जब हमारी टरबाइन घूमेगी तो क्या घूमेगा, जनरेटर, और जैसा ही हमारा जनरेटर घूम जाएगा तो हमारी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी और ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगा। वही हमको करना है। ठीक है, डैम का काम आप लोगों को समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ डैम हमारे कौन से हैं, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है आर्क, और हमारा है बटरनेस, एक है अर्थ टाइप, एक है रॉक टाइप। इतने तरीके के हम लोग क्या करते हैं, डैम का यूज करते हैं। इनसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने को नहीं मिलेगा, ये बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक हमारा होता है क्या, फोरवे। तो फोरवे इज यूज्ड एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वेयर। इट स्टोर्स वाटर ड्यूरिंग लाइट लोड एंड रिलीजिंग द सेम ड्यूरिंग हैवी लोड। फोरवे इज एन एलार्ज्ड बॉडी जस्ट अबव द इनटेक। फोरवे जो है वो हम क्या करते हैं, एक मान के चलिए एक हमारा रिजर्वेयर है जहां हमारा बहुत सारा पानी इकट्ठा है, और फोरवे जो हो गया वो हमारा हो गया जहां हमने एक कम अमाउंट में पानी इकट्ठा किया हुआ है। और जब हम क्या करते हैं, इट स्टोर्स वाटर ड्यूरिंग लाइट लोड, जब हमारे प्लांट पे कम लोड होता है तो उस पानी को वो स्टोर करके रखता है, और जब हमको ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो हम रिजर्वेयर से तो पानी लेते ही हैं। अगर हमारा लोड बढ़ जाता है तो हम फोरवे, जैसे मान के चलिए ये हमारा प्लांट है, हमको यहाँ पानी चाहिए, ये हमारा रिजर्वेयर है, तो हम इससे तो पानी ले ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे प्लांट पे लोड ज्यादा पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, जब हमारा लोड बढ़ जाता है तो हम फोरवे से भी पानी ले लेते हैं। ठीक है, ये काम करता है हमारा फोरवे। उसके बाद है हमारा स्पिलवे। ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू द कंडीशन ऑफ फ्लड्स द रिजर्वेयर बिकम्स फुल एंड वाटर ओवरफ्लो। रेनी कंडीशन में क्या होता है, कई जगहों पे आपने सुना होगा बाढ़ आ जाती है, तो रिजर्वेयर हमने किससे कनेक्ट किया था, किसी डैम से या फिर किसी नदी से, कहीं से भी हम लोग ऐसी जगह से कनेक्ट करते हैं। तो रिजर्वेयर जो होता है हमारा क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। जैसे हमारा टैंक है, हमने मोटर चला दी तो हमारा टैंक भर गया, और हमने मोटर बंद नहीं करी तो क्या होगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। उसी तरीके से रेनी सीजन में जब यह हमारी बाढ़ आ जाती है तो जो हमारा पानी है वो क्या करने लग जाता है, हमारा रिजर्वेयर से पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है, और उस केस में जो हमारा स्पिलवे है वो क्या करेगा, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर इज डिस्चार्ज आउट विद द हेल्प ऑफ स्पिलवे। तो जो हमारा पानी, एक्स्ट्रा पानी है, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, वो हम स्पिलवे की तरह हेल्प से क्या करेंगे, उसको कहीं और हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी कि कहीं एग्रीकल्चर में हम उस पानी को भेज देंगे, या किसी किसान, जो हमारी एग्रीकल्चर है मतलब किसान है, या जो यहाँ पानी की जरूरत होती है वहां हम उस पानी को दे देते हैं, किसकी मदद से, स्पिलवे की हेल्प से हम उस पानी को सेंड कर देते हैं। स्पिलवे इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड देयर गेट्स आर मेड अप ऑफ मेटल। जो हमारा स्पिलवे है वो हम किसका बनाते हैं, कंक्रीट का, लेकिन उसके जो गेट बने होते हैं वो किसके हम लोग बनाते हैं, वो हमारे बनते हैं मेटल के। ठीक है, अब हमारा क्या है, इनटेक। इनटेक का क्या काम होता है, इनटेक इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेब्रिस सो दैट इट विल गो इनटू द टरबाइन। और फिर हमारा आता है सर्ज टैंक। व्हेन लोड ऑन द जनरेटर डिक्रीजेस, जब हमारे जनरेटर का लोड क्या होगा, कम होगा, उस केस में द गवर्नर क्लोजेस द टरबाइन गेट।
तो जो हमारा गवर्नर है वो क्या करेगा, जो हमारी टर्बाइन है उसके गेट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ड्यू टू विच द वाटर प्रेशर ऑन पेन स्टॉक इज वेरी हाई। पेन स्टॉक क्या होता है हमारा, पेन स्टॉक हमारा एक इस तरीके का पाइप होता है। यहाँ मान लीजिए हमारी टर्बाइन है, ये हमारा क्या है, रिजर्वेयर है, पानी का हेड है। तो ये पेन स्टॉक हम लोग रखते हैं किस लिए, कि ये हमारा टरबाइन पे पानी को गिराए बहुत तेज। तो होगा क्या, जब हमारा जनरेटर पे लोड कम हो जाएगा उस केस में जो हमारा यहाँ गवर्नर लगा हुआ है टरबाइन पे, ये क्या करेगा, ये अपना क्या कर देगा, बंद कर देगा कि हमको पानी नहीं चाहिए। तो इसमें ये जो है हमारा ये क्या है, पेन स्टॉक, इस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगेगा क्योंकि ऊपर से यहाँ तो कोई गेट है नहीं, यहाँ से तो पानी गिर ही रहा है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ अपना गेट बंद कर दिया, गेट क्लोज कर दिया। तो पेन स्टॉक पे क्या होगा, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लोड बढ़ने के कारण द वाटर प्रेशर ऑन पेन स्टॉक इज वेरी हाई विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर हैमर। यानी कि यहाँ जो हमारा प्रेशर पड़ेगा वो एक तरीके से हथौड़े की तरह ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस पानी आ रहा है और यहाँ हमारा गेट बंद हो चुका है। तो पेन स्टॉक पे हमारा ऐसा लगेगा जैसे हथौड़े से कोई प्रेशर लगा रहा हो, ठीक है। विच कैन डैमेज द पेन स्टॉक, और हो सकता है कि ये अगर कंटिन्यूस चलता रहे तो हमारा पेन स्टॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट द पेन स्टॉक सर्ज टैंक इज यूज। तो सर्ज हमारा जो पेन स्टॉक है उसको बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ड्यूरिंग लो लोड इट स्टोर्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। जब हमारा लो लोड होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये स्टोर करेगा किसको, वाटर को। present in pen stock and protects it from water hammer. Surge tank is also called as small storage reservoir. इसी को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वेयर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा खत्म हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, थर्मल प्लांट में जो हमारा फ्यूल यूज हो रहा था वो क्या हो रहा था, कोयला, यानी कि कोल हम लोग यूज कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम क्या यूज कर रहे थे, पानी। अब हमारा क्या आ गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, हम यूज करते हैं यूरेनियम। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हमारा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा है हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इफ वी कनेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन प्लेस ऑफ बॉयलर, हम क्या करते हैं, बॉयलर की जगह न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा देते हैं, क्योंकि अब हमको पानी गर्म नहीं करना है, अब हमको रिएक्शन करनी है। तो हम बॉयलर की जगह क्या करेंगे, रिएक्टर को लगा देंगे। इन थर्मल पावर प्लांट देन इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हम थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर लगाए थे, अगर हम उस थर्मल पावर प्लांट से बॉयलर को हटा दें और वहां रिएक्टर लगा दें जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग जाए, तो वो प्लांट जो है हमारा वो कैसे काम करने लग जाएगा, वो काम करने लग जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह, ठीक है। प्रोसेस रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ प्लांट। जो बाकी का प्रोसेस है वो एकदम लगभग सेम है, किस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में और थर्मल पावर प्लांट में। Currently there are total 21 nuclear power plants are there working in India। 21 हमारे पावर प्लांट इंडिया के अंदर वर्किंग कंडीशन में है फिलहाल में। जनरेटिंग कैपेसिटी कंबाइनली इज 5780 मेगावाट। 5780 मेगावाट इतना लोड क्या है हमारे, जो 21 कितने हैं, 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारे करंटली वर्किंग में है, जो कि हमारा कितना लोड ले रहे हैं, 5780 मेगावाट जो लोड है वो डिमांड ये पूरी कर रहे हैं, ठीक है। 3.5% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। 60% जो है हमारा वो कौन सा लेता है, थर्मल पावर प्लांट, और जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कितना लेता है, ओनली 3.5%। जितनी भी हमारी इंडिया में प्लांट की कैपेसिटी है उसमें से हमारी न्यूक्लियर प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, 3.5% कैपेसिटी है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे न्यूक्लियर प्लांट कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में हमारे हैं, एक है हमारा तारापुर महाराष्ट्र में, जो है 1400 मेगावाट में, लिख देता हूँ
पावर स्टेशन स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, पहला जो है हमारा ये कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में। दूसरा हमारा कहाँ है, कुंडनकुलम में है ये हमारा, कुंडनकुलम है, सॉरी कुंडनकुलम। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तीसरा हमारा कहाँ है, काकरापार में है ये कहाँ है, गुजरात। चौथा हमारा कहाँ है, रावत भाटा में है। रावत भाटा हमारा कहाँ है, राजस्थान में। और ये जो हमारा पांचवा है ये कहाँ है, नरौरा में है। नरौरा हमारा कहाँ है, यूपी में। छठा जो हमारा है ये कहाँ है, कायगा। कायगा हमारा कहाँ है, कर्नाटका में। तो इतनी जगहों पे हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसकी कैपेसिटी क्या है, जो हमारा तारापुर में है इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। फिर हमारी तमिलनाडु में जो है इसकी है 1000 मेगावाट। उसके बाद हमारी 440 मेगावाट। और हमारी रावत भाटा की कितनी है, 1180 मेगावाट। नरोरा में जो हमारा है उसकी कितनी है, 440 मेगावाट। और जो हमारा किसमें है, कायगा में, उसकी है 880 मेगावाट। इससे आपको याद कुछ नहीं रखना है, मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया है। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे वो पावर प्लांट होते हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो इसमें बहुत जहरीली गैसें ऐसे हमारे इससे निकलती हैं, यूरेनियम जैसी गैसेस हैं, रेडिएशन बहुत हाई क्वांटिटी में इनसे निकलता है। तो इन पावर प्लांट्स में हमको बेहद ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारी कोई ऐसी जहरीली गैस लीक ना हो जाए प्लांट से, जिससे आसपास के एटमॉस्फेयर पे कोई दिक्कत पड़े। तो हमारे जो इंडिया में भी चल रहे हैं वो ये 6 जगह चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड देयर फंक्शन। इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर का, कंट्रोल हेड का, कूलेंट का। टाइप ऑफ कूलेंट हमारे 3 तरीके होते हैं, गैसियस, लिक्विड और मेटल। कूलेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट और टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर टू हीट एक्सचेंजर। जो हमारी रिएक्शन हुई रिएक्टर के अंदर, उस रिएक्शन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बिजली हमारी तभी बनेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कूलेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। Thermal shielding, biological, some important parts to remember. One fission of uranium-235 releases the energy of 200 millivolt. 1 kg of uranium-235 generates the energy equivalent to 3 into 10 to the power kg of cool. What is critical mass in a nuclear reactor? ये सब आप छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, थर्मल का और न्यूक्लियर का। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज लिखवा रहा हूं, अगर आप अभी तक आपको चीजें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब जो कंक्लूजन मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बीच का जो डिफरेंस लिखवाया है कॉस्ट के अकॉर्डिंग 1 साल का, वो आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप सिर्फ ये याद रखिए जो मैं आपको अब लिखवा रहा हूं। ठीक है, कंपैरिजन हम लोग देखेंगे अब। कंपैरिजन, इसके अंदर टर्म्स हम कौन कौन से देखेंगे, फिर है हमारा कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये चीजें अब हम लोगों को देखनी है। तो पहला जो टर्म हम लोग देखेंगे वो क्या है, स्पेस रिक्वायर। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग टाइम।
तीसरा हम लोगों का क्या है, प्लांट लाइफ। चौथा हम लोगों का क्या है, एफिशिएंसी। पांचवा हमारा क्या है, मेंटेनेंस। सिक्स्थ हमारा क्या है, कैपिटल कॉस्ट। सेवंथ हमारा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस जो है सातों, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बाकी जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को अगर समझ आया हो तो अच्छी बात है। वैसे मैंने कोशिश पूरी करी है आप लोगों को समझ आए। नहीं भी अगर समझ आया है तो कोई टेंशन मत लेना कि दोबारा देखने लग जाओ, बहुत है। सिर्फ ये कंपैरिजन याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्या है, स्पेस रिक्वायर, वो है हमारी सबसे ज्यादा किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्यों सबसे ज्यादा है ये शायद अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगी, लेस देन हाइड्रो, इसमें होगा लेस देन बोथ। हाइड्रो में सबसे ज्यादा स्पेस क्यों चाहिए आपको, इसका तो कोई मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसमें हम लोगों को बहुत हैवी अमाउंट में पानी चाहिए होता है। तो उस पानी को रिजर्वियर हमको बनाना होता है, पेन स्टॉक बनाना होता है, सर्ज टैंक बनाना होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमको बहुत स्पेस चाहिए होती है। थर्मल पावर प्लांट में भी हमको कोयला रखने के लिए एक जगह गोदाम जैसा कुछ हमको चाहिए ही होता है। वहीं हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। तो सबसे कम जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो किसमें होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। दूसरा हमारा क्या है, स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम जो सबसे कम है हमारा वो किसका है, 5 से 10 मिनट में हमारा हाइड्रो पावर प्लांट शुरू हो जाता है। और ये जो है हमारा 2 से 3 घंटे में, और ये भी हमारा 2 से 3 घंटे में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब अगर हमको अपनी जो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर बनानी है और हमारा प्लांट ऑफ है, तो अगर हमको पावर बनानी है तो आपको पता है हाइड्रो पावर प्लांट में हमको क्या करना है, पेन स्टॉक का जो हमारे गवर्नर का वाल्व है उसको खोल दो, ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, सीधे टरबाइन पे पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर रोटेट करेगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये 5 से 10 मिनट में हो जाएगा ये काम। अब अगर थर्मल पावर प्लांट है तो पहले कोयले को हम बेल्ट पे डालेंगे, बेल्ट पे भी नहीं डालते हैं, चलो मान लिया हमने सीधा कोयले को बॉयलर में डाल दिया, कोयला हमने क्या कर दिया, कंबस्शन चेम्बर में रख दिया, वहां आग लग गई। फिर वो पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। फिर वो पानी जब गर्म हो जाएगा फिर उसमें से क्या निकलेंगी, स्टीम निकलेंगी। फिर वो सुपर हीटर में जाएगा, सुपर हीटर क्या करेगा, उसके मॉइस्चर को खत्म करेगा। उसके बाद कहीं हमारी जो स्टीम है इकोनोमाइजर से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, टरबाइन पे। फिर टरबाइन धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा। सबसे बड़ा जो इसमें हमारा टाइम जो लग रहा है वो किस लिए लगता है कि टरबाइन हमारा ऐसा पंखे जैसा तो है नहीं कि हाथ पकड़ के हमने घुमा दिया, उसको घूमने में जो टाइम लगता है, स्पीड पकड़ने में। टरबाइन भी 3 तरीके की होती है, इसके बाद में आपको वही लिखवा के फिर आज बाइंड अप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब मैं आपको वाइंडिंग वो बताऊंगा क्या कहते हैं टरबाइन, 3 तरह की हमारी टरबाइन है, पेल्टन, फ्रांसिस, कपलन, कौन कौन सी कहाँ कहाँ यूज होती है वो इस टॉपिक के बाद में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इन 2 प्लांट्स में हमारा क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। तीसरा हमारा क्या है, प्लांट की जो लाइफ है वो हमारी जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कितना है, 30 से 50 साल। ये हमारे जो है थर्मल, ये है 20 से 30 साल, और ये है हमारे 25 से 30 साल तक। जो प्लांट की लाइफ होती है हमारी वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की। कुछ नहीं करना, पानी रखा है वो अपना गिर रहा है, उसका मेंटेनेंस भी कोई खास नहीं देखना, एक बार अच्छे से उसको बनवा दो, फिर वो प्रोसेस अपना चलता रहता है। इनमें हमको मेंटेनेंस देखना पड़ता है, इन दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। सबसे ज्यादा ध्यान तो हमको न्यूक्लियर में रखना होता है, क्योंकि अगर वहां से कोई भी गैस लीक हो गई तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हो सकता है कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो जाए, या फिर उनको कोई शरीर में दिक्कत आ जाए, उनके हाथ पैर खराब हो जाए, पोलियो मार जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो गैस जो है वो बहुत हाईली उसकी होती है, मतलब हाईली टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उससे। तो हमको सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जो है वो न्यूक्लियर में रखना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारी क्या आती है, एफिशिएंसी आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 85%, इसकी है 30 से 40%, और इसकी है 30 से 40%। मैंने जब आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया पढ़ाना
तभी मैंने आपको बताया कि अगर बॉयलर को हटा के सिर्फ रिएक्टर हम लगा दें थर्मल पावर प्लांट में, तो वो हमारा कैसे काम करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों की चीजें लगभग सिमिलर है। अभी तक जो मैंने आपको लिखाया है उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो हमारी जो चीजें हैं वो सेम है। तो आप हाइड्रो याद कर लो और इसका याद कर लो, उसी से आपको कोई तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेंटेनेंस। तो हाइड्रो का तो आपको पता है कोई मेंटेनेंस है ही नहीं, पानी रखा हुआ है और वो गिर रहा है, बस वही चल रहा है। इसका मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था हाई होगा। जो हमारा मेंटेनेंस है किसका, न्यूक्लियर का, सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस हमको इसी का रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर हमको बेहद ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी गैस क्या ना हो, रिलीज ना हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, कैपिटल कॉस्ट। तो भैया कैपिटल कॉस्ट क्या होगी इसकी, वेरी हाई, इसकी होगी मीडियम, इसकी होगी हमारी हाई, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो आती है 25 से 30 पैसे पर किलोवाट आवर। इसकी जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है 1.9 से नहीं सॉरी 19 से 25 पैसे पर किलोवाट आवर। और जो हमारी न्यूक्लियर की आती है वो कितनी आती है, 30 से 35 पैसे पर किलोवाट आवर। ये आपको जो मैंने कंक्लूजन लिखवाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोज इसको 5 मिनट बस देख लेना है आपको अपने फोन में, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या कुछ भी आप लोग कर रहे हैं। दिन में इसको 2 मिनट लगेगी आपको देखने में। रोज इसको देखिए, 4 से 5 दिन में आपको याद हो जाएगा, कहानी खत्म। कोई भी प्लांट से क्वेश्चन आता है आपका इससे लग जाएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है प्लांट से। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को अगर समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो सिर्फ ये कंक्लूजन आप लोग पढ़िए और आपके सारे क्वेश्चन लगभग इससे लग जाएंगे। जो नहीं लगेंगे या फिर जो क्वेश्चन इससे आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को लगवाऊंगा, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिए। अब मैंने सोचा है कि आपको जो, जैसे मैंने पावर सिस्टम में बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बीच बीच में मैं उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिया करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप वेट करो कि पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा तभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। साथ साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग करते रहा करेंगे, ठीक है। इसके बाद बस हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ टरबाइन्स। तो आपको मैं 3 तरीके की टरबाइन बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। पहली है पेल्टन, दूसरी है हमारी फ्रांसिस, तीसरी है हमारी कपलन। ये हमारी 3 तरीके की क्या होती है, टरबाइन हमारे पास होती है। टरबाइन हमारे तीनों तरीके के जितने भी हमने प्लांट पढ़े हैं सब में यूज हुई है, ठीक है। हाइड्रो पढ़ा है, थर्मल पढ़ा है, न्यूक्लियर पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं पंप स्टोरेज, डीजल इंजन, बाकी जितने भी हमारे प्लांट हैं उन सब के अंदर भी हमारी टरबाइन यूज होगी। तो मैंने जिस ट्रिक से यूज कर मतलब याद कर रखा है कि कौन सी टरबाइन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो ये मेन टरबाइन जो है ये हमारी होती है हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए। किसमें हेड बहुत ज्यादा हाई बनेगा, किसमें लो बनेगा, किसमें मीडियम बनेगा, उस हिसाब से हम टरबाइन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेल्टन का जो हम यूज करते हैं वो हम लोग किसके लिए करते हैं, हाई हेड के लिए हम यूज करते हैं पेल्टन। मीडियम का हम यूज कहाँ करते हैं, फ्रांसिस के लिए। कपलन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लो हेड के लिए। अब आप लोग इसको अभी तो हो सकता है समझ आ रहा हो, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है, आप लोग जब 10th या 11th क्लास में थे या 12th में थे तो केमिस्ट्री में हमारा एक चीज होता था पीएच लेवल। हमारी बॉडी का पीएच लेवल, हमारी स्किन का पीएच लेवल, हाथ का पीएच लेवल अलग है, मुंह का पीएच लेवल अलग है, हमारे हर चीज का पीएच लेवल अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं किससे, पीएच वैल्यू हमारी होती थी उससे। तो पेल्टन और हाई, आपको ये चीजें यहां से याद रखनी है कि पेल्टन और हाई, जो पीएच वैल्यू हो गई, पेल्टन किसके लिए यूज होगा, हाई हेड के लिए। और जब भी हम गाड़ी में जाते हैं, हमारे नेटवर्क चले जाते हैं, तो हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं भैया एफएम, फ्रांसिस, मीडियम। तो जब पीएच हो गया और एफएम हो गया, तो जब हमारे पास बचा एक ही कपलन,
तो KL हमारा किसके लिए हो गया, लो के लिए हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 याद रखो। PH तो पेल्टन हाई के लिए, FM फ्रांसिस मीडियम के लिए, लो हेड हमारा तीसरा हमारा हो गया। ये 3 तरीके की टरबाइन हम यूज करते हैं लो, मीडियम और हाई हेड प्लांट्स के लिए। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपके क्वेश्चंस लगवाना भी शुरू करूंगा कल से, ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव।